हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। पीएचडी इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था सोशल वर्क में और यह एग्ज़ाम इसी महीने में था, अप्रैल 2023 को। इसका भी आंसर की नहीं आया हुआ है। मैं आप लोगों का टेम्प्रोरी जो आंसर की होता है वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ। तो ये सोशल वर्क का जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है। ये आगामी परीक्षा, अगर मैं आपसे बात करूँ एमपी सेट सोशल वर्क या यूजीसी नेट सोशल वर्क, यहाँ पर भी ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। समाज कार्य का प्रश्न है, ज़्यादातर बेसिकली रिसर्च और सोशल वर्क पर आधारित होता है। तो इसमें 50 प्रश्न जो है रिसर्च पर आधारित है और 50 जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न सोशल वर्क पर आधारित है। यदि आप एमपी सेट और यूजीसी नेट जून की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में और उसकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछ सकते हो। एमपी सेट और यूजीसी नेट की जो क्लास चलती है वो शाम को 8:30 चलती है। वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, जहां अलाइड सब्जेक्ट किया गया है सोशल वर्क को, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। जिन बच्चे ने नेट और एमपी सेट क्रैक कर रखे हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और यदि आप एमपी पीएससी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क सोशोलॉजी में या मानव शास्त्र में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसकी क्लास जो चलती है शाम को 6:30 PM चलती है। वहीं एक क्लास मैं MSW और BSW के लिए चलाता हूं और वो क्लास चलती है दोपहर 1 PM पर। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर मैं आज आप लोगों से जिक्र करने वाला हूं। ये पेपर आप देख ही रहे हैं, सोशल वर्क का है, पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था अप्रैल में, इसी महीने में। हालांकि मैंने ऐसा कोई प्रश्न इसमें भी नहीं देखोगे जिसके बारे में आपको नहीं पता है, सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये अमर सीट पर हुआ था। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने कि चरों और कारण संबंधी अनुमान या अनुमानों के वर्गीकरण में डैश सहायता करता है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं चर यानी वेरिएबल और कारण, है ना, उसके कज़र के संबंध में जो अनुमान लगाया जाता है उसके क्लासिफिकेशन में जो सहायता करता है वो डेटा का विश्लेषण होता है, यानी एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा पहले वाले प्रश्न का जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि बिखराव भूखंडों के बिंदु चतुर्भुजों के बीच यादृच्छिक रूप में जो वितरित प्रतीत होंगे जब चर के बीच थोड़ा डैश मौजूद होता है तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सहसंबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था सोशल वर्क में अप्रैल 2023 यानी इसी महीने में। उन प्रश्नों की मैं आप लोगों को जो है आंसर बता रहा हूँ, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आगामी परीक्षा एमपी सेट, यूजीसी नेट और एमपी पीएससी में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, कहता है कि मीन डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी माध्य अंतर को भी कहा जाता है। माध्य अंतर को ध्यान रखिएगा मानक त्रुटि कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। मैं रिसर्च के बारे में पढ़ाने वाला हूँ यूनिट नंबर 5 में। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों से जिक्र करूँगा। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। नए स्टूडेंट टेंशन ना लें, मैं इन सब के बारे में आपको एकदम ईजी शब्दों में सरल भाषा में आपको बताऊंगा ताकि आगामी परीक्षाओं में आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को टैकल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहता है कि वह डिग्री जिसको एक उपकरण वास्तव में मापता है, जिससे वह मापना चाहता है, तो वो क्या कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है यूजीसी में। तो निर्माण, विश्वसनीयता या वैधता। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसका जो सही जवाब जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो जाएगा वैलिडिटी पर यानी वैधता पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आएगा। कह रहा है कि ये भी देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी में, अर्ध अंतर चतुर्थ श्रेणी को भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा पीएचडी जितने इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं
ज़्यादातर मैं आपसे बता रहा हूँ 75% सवाल जो है यूजीसी का 2004 से लेकर 2023 तक के जितने पेपर हैं उसको सॉल्व कर लो, पीएचडी का एंट्रेंस आप निकाल लोगे, ये गारंटी मेरी, ठीक है। 70% जो 75% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी से आते हैं, पीवाईक्यू से ही, और ये यूजीसी का पेपर सॉल्व करिएगा सोशल वर्क में, ठीक है। आगे बात करूं तो अर्ध अंतर चतुर्थ श्रेणी को कहा जाता है, जानते हैं, रेंज कहा जाता है, ठीक है, रेंज कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, इसका सही जवाब रेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, सम्मिलित करना है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। साक्षात्कार की श्रेणी में आज मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ, आपको बता दूँ टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में। ये टेक्निक है इंटरव्यू, एक प्रकार का साक्षात्कार है ना, और साक्षात्कार कई टाइप के होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 4 ही टाइप के नहीं होते हैं, है ना, और लगभग कम से कम 11-12 टाइप के होते हैं, है ना, उनके बारे में जिक्र करने वाला हूँ सोशल वर्क में। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संचरित जो साक्षात्कार होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्व निर्धारित प्रश्न कहते हैं। असंचरित साक्षात्कार की बात करेंगे तो अधिक लचीलापन दृष्टिकोण होता है। केंद्रित साक्षात्कार की बात करेंगे तो ये उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देने की बात करता है। नैदानिक मतलब क्लिनिकल होता है, तो ये जाहिर सी बात है व्यक्तिगत जीवन अनुभव को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन जो पहला वाला है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो 6th प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य से आप क्या मानते हैं या क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान होता है उसका मुख्य उद्देश्य किसे मानेंगे, तो ध्यान रखिएगा एक कीवर्ड है समग्र दृष्टिकोण। मैंने आप लोगों को लिखवाया भी होगा कि आप ध्यान रखेंगे अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान का केवल एक शब्द समग्र दृष्टिकोण, गेस्टाल्ट जैसे बात तो करता है, संपूर्ण जैसी चीज़ों पर बात करता है, ऑप्शन पहला करेक्ट रहेगा। इसको लाने की बात करता है, समग्र दृष्टिकोण लाने की बात करता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जाएगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, शोध का पहला चरण क्या होता है। शोध का जो पहला चरण होता है वो बेसिकली समस्या की पहचान होती है, समस्या की पहचान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 9 नंबर का। प्रश्न हमारे सामने 9 है, कह रहा है कि आ रिसर्च पेपर इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन, मतलब शोध पत्र पर शोध कार्य का संक्षिप्त रिपोर्ट जो आधारित होगा, तो केवल प्राथमिक डेटा पर या केवल माध्यमिक डेटा पर या दोनों प्राथमिक और माध्यमिक डेटा पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो जो शोध पत्र होता है, शोध का जो कार्य हमें संक्षिप्त रिपोर्ट पर जो आधारित है ना, वो प्राथमिक डेटा भी रहेगा और इसमें माध्यमिक डेटा भी रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आप सी का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10 रहेगा। 10 हमसे कहता है कि अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण होता है ना, परिकल्पना का निरूपण होता है यानी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च जो होता है वो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। करेक्ट जवाब जो क्वेश्चन नंबर 10 का जाएगा वो जाएगा शोध उपकरण के चयन पर जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च जो टूल्स होता है ये परिकल्पना का निरूपण में अहम भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि नमूने के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही जवाब इसका जो माना जाएगा वो सांख्यिकी अनुमान माना जाएगा कि एक नमूने का आधार पूछा था, सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी के रूप में जाना जाता है तो उसे जाना जाता है सांख्यिकी अनुमान को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि प्रायोगिक अध्ययन आधारित होता है ना, प्रायोगिक अध्ययन आधारित होता है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका चरों के कार्य साधन पर, ठीक है, यानी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल पर, यानी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि वैज्ञानिक अनुसंधान का मुख्य विशेषता क्या बन सकती है। 13 नंबर का सवाल ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें तो एम्पिरिकल भी आपका रहेगा, थ्योरेटिकल भी रहेगा और एक्सपेरिमेंटल भी रहेगा, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, कहता है कि एक शोध खोज की प्रमाणिकता इसकी वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है। रिसर्च मैंने हमेशा आप लोगों से बताता हूँ
प्राथमिकता वस्तुनिष्ठता पे देंगे, ना कि व्यक्तिनिष्ठता पर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का जो सही जवाब जाने वाला है वो सी करेक्ट जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर कि जनसंख्या समिति होने पर सामान्यतः किस तकनीकी का अनुसरण करता है या किया जाता है। तो व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीकी होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जो बेसिकली जनसंख्या समिति पर बात करता है एक प्रकार से, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये टेक्निक इज़ जनरली, अगर मैं आपसे बात करूँ तो फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज़ द जो है फाइनाइट, तो फाइनाइट जैसी प्रक्रिया यानी सामान्यता अगर मैं बात करूँ जनसंख्या समिति होने का, तो ऐसे में इस तकनीकी का अनुसरण होता है सिस्टमैटिक का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, अनुसंधान समस्या का चयन किस दृष्टिकोण में किया जाता है। रिसर्च जब होता है तो समस्या का जो चयन होता है वो किस दृष्टिकोण में होता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, ये सामाजिक प्रासंगिकता में होती है, ठीक है, रिलेवेंस में होता है सोशल। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि कौन सा गैर संभाव्यता नमूना होता है। देखिए, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है सैम्पलिंग, ठीक है। तो मैंने बताया भी है आपके कि प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। मैंने बड़ी बहुत सारी क्लासेस में इसके बारे में जिक्र कर रखा है मैंने। तो 17 का सही जवाब अगर मैं बात करूँगा ना, तो ये आपका जाएगा सिस्टमैटिक जो सैम्पलिंग होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक जो सैम्पलिंग होता है, ध्यान रखेंगे ये प्रोबेबिलिटी में आता है, प्रोबेबिलिटी में आता है। और जो रैंडम होता है, जिसको हम सैंपल्स रैंडम कहते हैं, वो आपका प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है। और जब हम एक प्रकार से स्तरीकृत स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं रैंडम की, तब भी ये आपका प्रोबेबिलिटी में आता है। लेकिन कोटा होगा, एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, और कन्वेंशियल हो गया, ये सब जो डेटा आते हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं। इसलिए इसका सही जवाब जाएगा बी वाला, 17 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। देखिए, 1996, 2006 और 2016 में भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच एड्स के प्रसार का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नमूनाकरण का तरीका सही मानोगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को मानोगे आप लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्रिया मतलब एक एक्शन रिसर्च है ये, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या होता है 19 में अगर मैं बात करूँगा ना, तो तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया गया जो शोध होता है ना, उसी को बोलते हैं एक्शन रिसर्च हो गया, ये क्रिया अनुसंधान हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि किन आधारों पर धारणाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। जो धारणाएं होती है वो किन आधारों पर बनाई जाती है, तो वो देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर धारणाएं बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब चला जाएगा आपका, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। देखिए, हम तथ्यात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, बात सत्य है। और जब तथ्यात्मक विश्लेषण का हम लोग जब उपयोग करते हैं तो इसका सही जवाब क्या जाना चाहिए, मैं आपको बता दूं। दो वेरिएबल के बीच संबंध जानने के लिए नहीं, परिकल्पना के परीक्षण करने के लिए नहीं, दो वेरिएबल के बीच अंतर जानने के लिए नहीं, कई वेरिएबल हो सकते हैं जहां पर बीच में अंतर जानने की बात होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखिए, 22 कहता है कि कोई शोधकर्ता या पता लगाने के लिए कोई शोध करता है, तो बताइए उसमें कौन सी प्रासंगिक शैली है जो संस्थागत प्रभावशीलता से में अधिक योगदान दे रही है। तो यह उदाहरण किसका होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा अप्लाइड रिसर्च होता है, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। किसी चीज़ का पता लगाना है, ठीक है, संस्थागत प्रभावशीलता पर अधिक योगदान देना है, तो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। बात करेंगे 23 के बारे में। सामान्य प्रायिकता वक्र, मैंने आप लोगों को एनपीसी पढ़ाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, वो किस पर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न बड़ा ही सरल है, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। ये शून्य विषम पर होता है, ठीक है, जीरो स्क्वेयर्ड पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी, लेप्टोकॉर्टोसिस क्या होता है, प्लेटोकॉर्टोसिस क्या होता है, ये सब बताया है, जो उसी का पार्ट होता है। अब ये जो होता है ये जीरो विषमता पर होता है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, ये जीरो है आपका। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधि जो है प्रोबेबिलिटी मतलब संभाव्यता पर आधारित होती है। अब देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी आप वही एक सवाल आया था, अब प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आ गया है आपके सामने।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। तो ये सही जवाब जो होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट है। बाकी कोटा हो गया, कन्वेंशन मतलब अभी बताया था सुविधा, देखो एक जजमेंटल भी होता है ना। कुल नॉन प्रोबेबिलिटी में कम से कम मान के चलिए 12 प्लस है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कॉपी पे लिखवाया भी है, नोट्स करवाए हैं ये सारे के सारे, है ना। इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 25 नंबर का सवाल है। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से संदर्भ है, ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। आपको मैंने पहले भी बता रखा था, 1847 में आया था। और ये है आपका APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। मैंने इसके बारे में पढ़ाया है आप लोगों को इस हिस्ट्री में। तो उसके अनुसार बताइए लिखा गया है। तो सही बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट रहेगा। शर्मा रिसर्च का, ये कॉमा रहेगा यहाँ पर, फिर वी, फिर डैश बनाया गया है, फिर ब्रैकेट में 2010 रहेगा, फिर डैश होगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे इसको हम बोलेंगे पॉइंट, फिर एक स्पेस रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट रहेगा, फिर नई दिल्ली रहेगा, फिर ये सेमी टाइप का होता है, सेमी कॉलम, तो इस तरीके का बनेगा, फिर टाटा मैग्रा हिल बनेगा। ये आपका करेक्ट जवाब रहेगा। ये प्रारूप बनाया गया है APA के द्वारा, पता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, किसी चीज़ को या पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप रिसर्च करते हैं तो उस दौरान में ऐसे प्रारूप बनाए जाते हैं। और ये प्रारूप जानते हैं किसने दिया था? ये प्रारूप ध्यान रखिएगा APA ने दिया था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है ये 25 नंबर का सवाल, ऑप्शन नंबर A करेक्ट जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। वे वेरिएबल यानी चर जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करते हैं वो डैश कहलाते हैं। मतलब वो क्या कहलाएंगे 26 में? तो सही जवाब हो जाएगा पूर्वगामी कहलाते हैं, है ना। एंटीसीडेंट वेरिएबल कहलाते हैं पूर्वगामी को। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, किस प्रकार के शोध हैं जो निष्कर्ष और परिणाम, ठीक है, बात एक ही होता है, उनको अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। मतलब आपको बताना है 27 का सही जवाब। तो मैं आपको बता दूं, जो निष्कर्ष और परिणामों के अन्य स्थितियों में हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते वो प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अगर हम गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है? 28 है हमारे सामने सवाल। इसका सही जवाब अगर क्या आप कहना उचित समझेंगे 28 का, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मानवीकृत अनुसंधान उपकरण के साथ डेटा का संग्रह नहीं होगा, ना ही प्रोबेबिलिटी के साथ तकनीकी का डिज़ाइनिंग होगा, नमूनाकरण सैंपलिंग होगा, ना ही, अच्छा यहाँ पर ये होगा ऊपर नीचे अनुभवजन्य साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो 28 वाला जो होगा ना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट जवाब चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा आप टेंशन ना लें, रिसर्च का पार्ट है, मैं रिसर्च का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये बेसिकली PhD एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था सोशल वर्क में अप्रैल 2023 में, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे। इसके प्रश्नों के बाद इनके टॉपिक जो आ रहे हैं रिसर्च का, यूनिट नंबर 5 में आएगा। यूनिट नंबर जब 5 करवाऊंगा ना, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर। परंतु जो पुराने बच्चे हैं उसको ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ वो कर भी रहे होंगे, ठीक है। और नए बच्चे भी इन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे अपने, ठीक है। अभी मैं इसकी PDF और वीडियो का लिंक आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये बेसिकली जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता भी होगा, मैंने कहा था एक 0.05 स्तर बताया था सार्थक स्तर, और एक बताया था 0.01 स्तर बताया था। अगर याद होगा तो आप कर लेंगे, परंतु आपको करना भी होगा ये, इसलिए इसका जवाब आप लोग जो है मुझे ना कमेंट में करिएगा। घरेलू हिंसा के प्रतिक्रिया पर महिलाओं की शिक्षा के प्रभाव पर शोध है, और यह परिकल्पना बनाई गई है कि महिलाओं की साक्षरता का स्तर जो है घरेलू हिंसा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। डेटा विश्लेषण अवस्था में शोध परिकल्पना के जो होता है विश्वसनीयता का पता लगाया जाता है, तो यह एक शून्य परिकल्पना बन जाती है। तो आगे बढ़ाया जाता है तो साक्ष्य की उपलब्धता के आधार पर जो नल हाइपोथेसिस होती है वो 0.0 पर सार्थकता स्तर होती है, और ये बेसिकली अस्वीकृत किया जाता है। तो बताइए जरा, शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय आप लेंगे? शोध परिकल्पना रद्द हो जाएगी कि शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा, कि शोध परिकल्पना और नल हाइपोथेसिस दोनों को खारिज कर दिया जाएगा, या शोध परिकल्पना के संबंध में कोई निर्णय ही नहीं लिया जाएगा? ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में कि ये 95 जो होता है वो आपका सत्य माना जाएगा, और 5% जो है आपका असत्य माना जाएगा। ऐसी प्रक्रिया पे 0.5 आता है। और जब हम बात करते हैं 0.01 के बारे में, तो 99 बार वो आपका सत्य होगा और एक ही बार असत्य होगा। तो अब आप समझ सकते हैं, मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। 30 हमारे सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कुछ सूची है जिनमें अनुसंधान चरणों को कौन सा क्रम तार्किक होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है पीएचडी कैग आर रोहन करके, कैग जो है पीएचडी कैग आर मैंने बताया था आप लोगों के, प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डिज़ाइन कलेक्शन और उसके बाद ये एनालिसिस जनरलाइजेशन और उसके बाद रिपोर्ट था। तो मैंने एक ट्रिक बताया है, ये ट्रिक है पीएचडी कैग आर, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो ये है 30 नंबर का सवाल है ना, कौन सा नंबर का सवाल है, 30 नंबर का सवाल है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम आना चाहिए, तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तो निर्माण ये हो रहा है, या तो ये होगा या तो यह होगा। तो उसके बाद परिकल्पना बनाई जाती है, ये बात सही है। उसके बाद विश्लेषण तो नहीं किया जाएगा डायरेक्ट भाई, और फिर उसके बाद डेटा नमूना का संग्रह भी नहीं होगा, पहले संग्रह नहीं होगा, पहले परिकल्पना बनेगी तब तो संग्रह होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट चला जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद डिज़ाइन होगी, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट होंगे, फिर डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, फिर निष्कर्ष निकाला जाएंगे, जनरलाइजेशन होगा यानी सामान्यीकरण होगा, है ना। ये है, बहुत ही आसान सवाल आया था पीएचडी में इस बार। शोध के कौन से स्तर पर अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे पर उचित जो है माना जा सकता है। 31 हमारे सामने है। 31 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका सही जवाब जाएगा निष्कर्षों की रिपोर्टिंग के स्तर पर होता है अनुसंधान की नैतिकता, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हमारे सामने, देखिए ये क्रम है, इनके बारे में आप लोगों से बातचीत करूँगा आपसे, PCOR के नाम से जाना जाता है ये। तो ध्यान रखिएगा, गतिविधियों का चयन जो सेट क्रिया अनुसंधान की रणनीति होती है वो चक्रीय प्रकृति में सबसे अच्छा होता है, संकेत देता है, ये बात तो सही है आप लोगों को। तो सबसे पहले प्लान होगा, है ना, और प्लान इस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्लान, एक्ट, फिर निरीक्षण, फिर उसके बाद प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 का डी करेक्ट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, 33 के बारे में। 33 हमारे सामने निम्नलिखित कंपोनेंट में सही क्रमों की पहचान करना है अनुसंधान में परस्पर संबंधित हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ध्यान रखिए अवधारणाओं का विकास होगा, यानी 3rd नंबर पहले रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप बताइएगा, 3rd नंबर हो गया आपके सामने। फिर उसके बाद आप बताइएगा यहाँ पर परिकल्पना बनाने के लिए, तो यानी दूसरे नंबर को रख लो। फिर उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर तीसरे बाद हो, तीसरा हो गया पहले, फिर परिणाम को कम किया जाता है, तो फिर उसके बाद चौथे को रख लीजिए। फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए नियोजित किए जाते हैं, फिर उसके बाद 5वें को रख लीजिए। अब जिस ऑप्शन में 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये क्रम बनाया गया है। तो बताइए किसी ऑप्शन में है 3 2 4 5, 3 2 4 5, हाँ यहाँ पर है 3 2 4 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा इसके पहले भी आप देख सकते हैं, मैंने एक ऑप्शन छोड़ दिया यहाँ पे अवलोकन को, ठीक है। तो अवलोकन आपका पहले पे आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपका पहले पे आ जाएगा, यहाँ पर आपका पहले पे आ जाएगा। ये पहले 1 3 2 4 5, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी भी दिया गया, छूट गया था, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। तो याद रखेंगे ये भी इसका सही जवाब चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि नीचे दिए गए 2 सूची बनाई गई है, अनुसंधान विधि के प्रकार बनाए गए हैं, वो भी सूची जो कि सेकंड दिया गया है महत्वपूर्ण विशेषताओं से, और जो पहला है अनुसंधान में विधि दी गई है। तो एक हमारे सामने पूर्वव्यापी है, और पूर्वव्यापी जानते हैं ये कार्यात्मक तुलना का सहसंबंध अध्ययन करता है, ठीक है, इस बात को आप खासकर ध्यान रखेंगे। और फिर जब केस अध्ययन की बात आती है तो केस अध्ययन की जो चर्चा होती है वो उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट इकाई, और इकाई का नाम आपको मालूम होना चाहिए, केस पर रिप्रेजेंट होता है, गहन अध्ययन होता है। उसके बाद एक दार्शनिक विधि होती है। अब दार्शनिक विधि आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली आपका महान विचारक, और जैसे दर्शन लोग कहाँ पे आते हैं, विचारक लोग, महान विचारक ही होते हैं लोग, विचारों की व्याख्या होती है। डिस्क्रिप्टिव होता है ये। अब डिस्क्रिप्टिव में खूब बड़ा सा होता है, लिखा उखा जाता है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया भी है इसके बारे में। तो आप देख सकते हो बड़े नमूने का अध्ययन करके उसको व्यवस्थित रूप से पता करना, यानी उसका वर्णन करना होता है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले का जो गया है वो ऑप्शन पहले पे जो गया है 4 गया है, और जो दूसरा गया है बी वाला वो 5 गया है। तो आप देख लीजिए जिस ऑप्शन में एक में 4 होगा, ए में देखिए 4 है और बी में 5 दिया गया है, यह आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे। देखिए 35 हमारे सामने है कि एक शोधकर्ता परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या के लिए गैर पैरामीट्रिक होता है, नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण होता है, इसी का स्थान पर पैरामीट्रिक परीक्षण हो गया,
ठीक है, तो इसका उपयोग किस मायने के रूप में वर्णित किया जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, 35 नंबर का सवाल है ना। तो मैं आपसे कहूँगा डेटा को संभालने की तकनीकी होता है, टेक्निक लैब्स जो है लैब्स इन जो है हैंडलिंग डेटा होता है ये। ठीक है, 35 वाले का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा आपका। ठीक है, बात करेंगे 36 नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया। शोध समस्या का निर्माण जो होता है निर्भर करता है। ठीक है, अब वो किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा शोधकर्ता के चयन के पीछे का उद्देश्य क्या होता है। जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा पहला वाला। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो विशिष्ट प्रश्न क्या होते हैं, ये भी आपका होगा। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो अच्छा, यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, ABC नहीं लिखा हुआ, पॉइंट पहले वाले का रख लो, फिर उसके बाद दूसरे वाले का रख लो। फिर उसके बाद क्या वैचारिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यानी थर्ड वाले को रख लो। शोध करने के लिए नकारात्मक कारक क्या, नहीं नकारात्मक कारक वगैरह थोड़ी नहीं यहाँ पे जिक्र होने वाले हैं। शोध समस्या के निर्माण के जो निर्माण निर्भर करता है, इस पे नकारात्मक कारक नहीं इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा इसको काट दीजिए। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि अध्ययन असीमित करने का कारण हो जाता है, अध्ययन असीमित करने का कारण हो जाता है, ना 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 ये भी आप काट दीजिए। परिकल्पना का निर्माण कर दीजिए, ये तो होता है, ये आपका होता है। यानी आपसे अगर मैं कहूँ ये आपका हो जाएगा ये वाला नंबर 6 नंबर का। तो 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 6 ऑप्शन नंबर देखो डी में दिखा हुआ है, देखो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर 36 का। 37 देख लीजिए। 37 है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख होते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, मेजर 4 जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वो 4 ही होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक तो जो सप्रसरण प्रदर्शन होता है ये आपका होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे तो आप आर्टिफिशियल संबंधों की भी बात होती है, यानी कृत्रिम संबंधों का उन्मूलन भी होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो समय क्रम के संदर्भ में अनुक्रमण की बात होती है, यानी ये भी होता है। स्वशिक्षा नहीं होता, व्यक्तिगत पसंद का भी नहीं होता है, सिद्धांत बनाना होता है, लास्ट में सिद्धांत ही बनते हैं, ये छठा आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा छठा, फिर वही बात आ गया, पहला दूसरा तीसरा छठा, पहला दूसरा तीसरा छठा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये सी वाला आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है ये, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है, हाँ सही है, सी करेक्ट जाएगा आपका। एक चर जिसे चलाया जाता है क्या कहलाता है, एक चर जिसे चलाया जाता है 38 नंबर का सवाल, वो स्वतंत्र चर होता है, बहुत ही आसान सवाल था। आगे बात करते हैं 39 में, जिस वैचारिक ढांचे में अनुसंधान किया जाता है क्या कहलाता है। 39 का क्वेश्चन है हमारे सामने, वो अनुसंधान डिज़ाइन का रिसर्च डिज़ाइन होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो वैचारिक ढांचे होते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है रिसर्च में अगर हम कंडक्ट कराते हैं तो वो रिसर्च डिज़ाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है सही जवाब। आगे बात करते हैं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल, शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता उपयोग करता है भाई अनोवा टेस्ट करता है, भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नल हाइपोथेसिस में अनोवा यूज़ होता है, अनोवा टेस्ट। 41 देखिए, अध्ययन जिनके अन्वेषण किसी प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है तो डैश कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, ठीक है। अब अन्वेषण होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप ज़रा बताइए रिसर्च वगैरह की प्रक्रिया में किसी का प्रभाव का पता लगाना है तो ऐसे प्रयासों को हम क्या कहेंगे, है ना। बड़ा ही अच्छा सवाल है हमारे सामने, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा आपका। एक्स पोस्ट फैक्टो यानी पूर्व व्यापी ये अनुसंधान होगा। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, बड़ा ही आसान सी परिभाषा पूछ लिया, नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस जब चरों के बीच में कोई अंतर ना हो, नल हाइपोथेसिस, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 42। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, धारणा विज्ञान, ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शब्द जो है शब्द जो है किस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। तो ये प्रश्न है 43 नंबर का सवाल, और इसका सही जवाब जो जाएगा वो गुणात्मक से जुड़ा हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध में शोध उपकरण होता है, 44 है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो जाएगा 44 नंबर का सवाल हमारे सामने है। अब पता ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न जाएगा आपका विवाद रहेगा, क्योंकि इसमें
FGD भी होता है और अवलोकन भी होता है। क्या होता है FGD, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, तो ये भी सही जाएगा। और एक आपका बी है अवलोकन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, इस पे सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिलेंगे क्योंकि दोनों आपके होते हैं इसमें मात्रात्मक शोध के उपकरण में, है ना। आरेख तो नहीं होता है, प्रश्नावली भी नहीं होती है, तो ये आपका बेसिकली कॉमन नंबर देना चाहिए। अभी अप्रैल में ही हुआ है, इसी महीने में पेपर हुआ है PhD का, सोशल वर्क का है ये, ठीक है। ये आगामी जो परीक्षा UGC नेट वाले बच्चे ध्यान रखें, MP सेट वाले बच्चे ध्यान रखें, और जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाले, जहाँ सोशल वर्क को अलाइड किया गया है, तो ऐसे बच्चे ध्यान दें। ये प्रश्न में दोनों हो सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए उसने क्या जारी करने वाला है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 44 का कॉमन नंबर सबको मिलना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अगर हम बात करें आप लोगों से, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कह रहा है 45, जब दो या दो से अधिक लगातार पाद टिप्पणियाँ एक ही कार्य का उल्लेख करती हैं तो निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा IBID ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब जाएगा। ये टिप्पणियाँ उल्लेख होती हैं, इस तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है, यूज़ किया जाता है जब दो या दो से अधिक लगातार कोई पाद बन रहे होते हैं। मतलब ऐसे में अगर हम आपसे बात करें तो एक प्रकार से सक्सेस जो है फुट नोट्स रेफ़र कर रहे होते हैं, ये सक्सेस फुट नोट्स जो होते हैं वो रेफ़र कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन पर ऑप्शन ए करेक्ट चला जाएगा। आप निश्चिंत रहें, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी लोग रूबरू हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैज्ञानिक अनुसंधान में कृत्रिम संचालन क्या है। हालांकि पुराने वाले जितने स्टूडेंट होंगे उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान में क्रमिक संचालन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने 46 नंबर का सवाल है, तो सही जवाब इसका अगर हम बात करें आप लोगों से, तो देखिए सबसे पहले साभिन्नता आता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कृत्रिम संबंधी उन्मूलन आते हैं, फिर सामान्यीकरण आता है, फिर उसके बाद जो है सिद्धांत बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब चला जाएगा, है ना। यहाँ पर ये सीक्वेंस था एक प्रकार से ऑपरेशनल और इन जो है साइंटिफिक रिसर्च का, है ना। ये इस तरीके से बनाए जाते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, ये क्रम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 बात करते हैं, नमूना त्रुटि कम हो जाती है। बताइए, नमूना त्रुटि कम हो जाती है, क्या आकार में वृद्धि होगी तो नमूना त्रुटि कम होगी। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों से, तो 47 का ही सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नमूना त्रुटि को अगर कम करना है, डिक्रीज करना है, तो आकार को बढ़ाना पड़ता है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में कि शोध डेटा का आवृत्ति वितरण जो सामान्य वितरण के समान आकार में जो है सम्मिति है, लेकिन केंद्रीय शिखर पर अधिक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो है इस तरीके से बनाया जाता है इसको, ठीक है। ये शिखर है, ये शिखर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 1 -1 होता है, -2 होता है, -3 तक ही जाता है, और ये 0 होता है, ये +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, और ये टच नहीं होगा, इससे ध्यान रखिए। इसी को हम बोलते हैं NPC, है ना, NPC। अब ऐसे कंडीशन पे आपको यहाँ पे दर्शाना है, तो ये क्या बनेगा, तो ये बेसिकली स्क्वेड बनेगा, तिरछा इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला करेक्ट हो रहा है, ये करेक्ट होता है। तो जैसे तिरछा में जब बनता है ऐसी कंडीशन पे, तो कुछ इस तरीके से बनता है, या कुछ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ही जाता है ना। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं ये NPC। तो ये तिरछा वाला है, यह वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर भी कंडीशन वही होती है। इसी पर अगर आपको बात करूँ मैं, तो आपका मीन मीडियन मोड ये तीनों आते हैं, इस पर भी मीन मीडियन मोड तीनों आते हैं, इस पर भी बात करें तो मीन मीडियन मोड तीनों आते हैं, और ये आपका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट चला जाएगा। इसी में पार्ट बनता है, जो ऊपर जाता है तो प्लेटो का टी जो है, अगर हम बात करें प्लेटो का टी होता है, नीचे बीच में रहता है, तो आपका अगर होगा तो वो मध्य कुकदी होता है, ठीक है, मीजोकॉर्टोसिस होता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे होता है उसको नहीं, जो सबसे नीचे होता है वो प्लेटोकार्टोसिस होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो क्या नाम आपका लेप्टोकार्टोसिस होता है, ठीक है, लेप्टोकार्टोसिस होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे सामने। बेसिकली इसका सही जवाब जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए एक बार, कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ प्रारूप में APA, देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल होता है ये रिसर्च में, ठीक है। शैली जैसे बुनियादी नियम होते हैं, ठीक है, इसमें बुनियादी नियम होते हैं। तो याद रखेंगे ये सवाल अगर हम बात करें आप लोगों से 49 का में, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें लेखकों का नाम उल्टे रखना, मतलब अंकित नाम,
तो ये आपका रहेगा सबसे पहले रिसर्च में प्रारूप में हमें इसी के आधार पर, जैसे भी आपने बताया नहीं, अभी देखो एक सवाल था उसी पर, पहले हमने शर्मा देखा लिखा हुआ था है ना, फिर कॉमा लगाया था, तो ये देखो अंतिम नाम, तो शर्मा सबसे पहले अंतिम नाम आता है ना, टाइटल आता है पहले, जैसे मेरा नाम रोहन यादव है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यादव लिखूँगा, ठीक है। रिसर्च में होने के बाद ये प्रक्रिया होती है, ये बात मैं करूँगा, आप लोगों से निश्चिंत रहें। फिर आप कॉमा लगाते हैं, फिर इस प्रक्रिया को अगर आगे हम बात करें तो वो किताबों का पत्रिकाओं जैसे लंबे कार्यों में शीर्षक को तिरछा करें, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रियाएँ आ जाएंगी, थर्ड पॉइंट। फिर उसके बाद जो है वर्णाक्रमिक संदर्भ सूची बनाएंगे आप, ये भी आपका थर्ड। तो यानी आप बता दूं मैं आपको, दूसरा, तीसरा और जो चौथा है ये आपका करेक्ट रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये करेक्ट जाएगा, बी वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। देखिए, अनुसंधान नैतिकता का अनुसंधान के किन चरों या चरणों के मध्य सीधा संबंध बनाता है, सीधा संबंध बनाता है ना। तो सीधा संबंध आपको बता दूं मैं, ध्यान रखेंगे, अनुसंधान के दायरे में परिभाषित करना या परिसीमन गलत हो जाएगा। शोध निष्कर्ष की समस्या निर्माण और रिपोर्टिंग, सीधा जो देखिए अनुसंधान नैतिकता का जो है, अनुसंधान में किन चरणों का सीधा संबंध होता है, तो निष्कर्ष की समस्या का निर्माण करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। 50 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो बी वाला करेक्ट चला जाएगा, ठीक है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 51, देखिए अब यहाँ से आपका सोशल वर्क का रिसर्च स्टार्ट हो चुका है, सोशल वर्क का जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपने केवल रिसर्च का देख रहे थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप सोशल वर्क का ही आप लोग देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ग्राहक केंद्रित चिकित्सा का प्रस्ताव किसने दिया था, है ना, तो वो प्रपोज्ड क्लाइंट सेंट्रल जो है थेरेपी है। अब आपको पता होगा कार्ल रोजर्स ने दिया था 1940 में, और ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला निपटान घर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेटलमेंट हाउस, इसी को कहीं कहीं हल हाउस भी कहा जाता है ना, तो कंफ्यूज ना हो, किस शहर में विकसित हुआ, तो ये यूएसए में विकसित हुआ। अच्छा, शहर की बात है तो शिकागो है, ये चिकागो लिख दिया गया है, ये शिकागो इसका पूरा नाम है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन शिकागो से होता है। जैसे काई स्क्वायर है ना, तो काई स्क्वायर में यहाँ पे देखिए CHI होता है, इसको काई बोला जाता है ना। अब आप लोग कहेंगे ची होता है, ये तो नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन इसको काई के नाम से, उसी प्रकार से शिकागो बोला जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सही जवाब जब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शिकागो में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जेम एडम्स का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, इसको बनाया जिसने, मतलब कौन किसने बनाया था, तो जेम्स एडन, बेसिकली ये सोशल वर्क के जनक भी हैं, इनको माता भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और एक सोशल वर्क में, और एक आपका नाम आता है एलन गेट्स का नाम आता है। एलन गेट्स जो हैं और जेम एडम्स ने 1800 यानी 1889 में, ठीक है, 1889 में इन्होंने जो है सेटलमेंट हाउस, जिसको निपटान घर कह रहे हैं या हल हाउस कह रहे हैं, उसकी स्थापना हुई थी शिकागो में। कब हुई थी? 1889 में। किसने किया था ये नाम याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। डैश चैतन्यकरण का मॉडल, देखिए मैं बताऊं सोशल एक्शन के अंतर्गत मैंने आपको बताया है प्रारूप में, तो चैतन्यकरण का जो सिद्धांत है वो बेसिकली पाउलो फ्रेरे का बताया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट चला जाएगा। हालांकि महात्मा गांधी जी की भी भूमिका आती है, लेकिन यह अलग सिद्धांत में आता है। मेट्रो अगर हम बात करें बिट्रो का नाम आता है, तो बिट्रो का अगर हम जिक्र करें तो 1884 आता, 1984 आता है, 1984 आता है। इनका अलग सिद्धांत लोकप्रिय पर आधारित होता है, ठीक है, सामाजिक पर आधारित होता है, विधायी वगैरह आता है। मैं बात करूंगा ये सारे सवाल पे, आप निश्चिंत रहें। जब अगर आप जुड़े हुए हैं हमसे, चाहे वो MPSET का स्टूडेंट हो या UGC नेट का स्टूडेंट हो, निश्चिंत रहें, मैं आपको बना दूंगा इस तरीके की आप प्रश्न आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करता हूँ। डैश प्रतिपादित करता है कि बचपन में अनुभव वयस्क, ठीक है, वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है पेपर यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। डैश प्रतिपादित करता है कि बचपन के अनुभव वयस्क के आधार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो मनोविश्लेषणात्मक होता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी होती है जो सिगमंड फ्रायड की है। ऑप्शन आपका यही करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। समस्या समाधान मॉडल किसने दिया? देखो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, बस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है मॉडल है केस वर्क में, वो किसने दिया है? H.H. पर्लमैन, हेलन हॉरिस पर्लमैन ने दिया था। कब दिया था? तो 1957 में दिया था। अच्छा, 1957 में बिस्टिक ने भी अपना सिद्धांत दिया था केस वर्क में ना, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये इनकी दो किताबें हैं, दो, एक किताब है 1937 में, एक किताब है 1941 में। इन दोनों किताबों के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ शाम की क्लास में आज, ठीक है, याद रखेंगे 6:30 वाली क्लास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, ठीक है। देखिए, डैश के अनुसार सामाजिक क्रिया को प्रसार और सामाजिक नमूने के माध्यम से
ठीक है, सामूहिक बेहतरी के रूप में समझा जाता है। ये देखिए एक प्रकार से प्रचार प्रसार का मैंने आप लोगों को एक बार परिभाषा भी बताया था, ठीक है। प्रचार सामाजिक क्रिया में क्या, प्रचार और सामाजिक विधान, मैंने परिभाषा याद आ रहा होगा शायद, पुराने बच्चे जितने होंगे उनको तो सारे याद आ रहे होंगे। तो उसके माध्यम से सामूहिक बेहतरी किया, मतलब सामूहिक क्रिया की जा रही है अच्छे तरीके से, ताकि वो समाज की जो सही तरीके से समाज के बारे में अच्छे तरीके से सोच सकें। तो ये बात मैरी रिचमंड ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा दिया है, ध्यान रखिएगा। प्रचार प्रसार मैंने कई बार परिभाषाएं हो गई। अच्छा, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ तो इसकी परिभाषा में आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, फ्रीडलैंडर वाले में समाजकारी जो तो विज्ञान और कला के रूप में माना है। पार्लियामेंट की परिभाषा में बात करते हैं 4 P's आता है ना, प्रॉब्लम, प्लेस, ठीक है, पर्सन और प्रोसेस, ये 4 P's आते हैं इसके परिभाषा में। विट्रो तो सोशल क्रिया को लेकर आएगा, जब भी वो प्रारूप अपना शब्द जरूर लिखेगा उसमें, ठीक है। ये कीवर्ड है, मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को, ठीक है। और एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पे, तेलंगाना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सॉरी तेलबागा आंदोलन किससे संबंधित है, तो किसानों से संबंधित है ना, 1929 का है, तो याद रखेंगे ये भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए, लगभग 57 कर लिए। और भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चनों पे बातचीत मैं करूँगा आप लोगों को, कैथोरसिस क्या होता है ये भी बात मैं कर ही चुका हूँ, आप लोगों से बताया भी हो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबके बारे में सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो इसके आगे जो होगा हम जो है लाइव क्लासेस में कर लेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये प्रश्न हैं आप सबके सामने। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, अगर आप यूजीसी नेट और एमपी सेट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो है इसकी क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। एक यूनिट नंबर 1 केवल कवर हो चुका है आप लोगों का, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको टेलीग्राम में यूनिट नंबर 1 की, यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 3 की, तीनों की पीडीएफ कल ही रात में मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप इसे देखते रहिए। वीडियो का प्लेलिस्ट भी मैंने 1, 2, 3 का डाल रखा है, और 2 और 3 चल रहा है, इस समय रन पर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 से 3 दिन लूँगा, 2 से 3 दिन में इन दोनों यूनिट को भी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद अब क्योंकि जून में एग्ज़ाम है, तो मुझे जो है पूरा सिलेबस पढ़ाना है, एमसीक्यू करवाना है, पीवाईक्यू करवाना है, क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा तीव्र गति से चल रहा हूँ, और प्रश्नों से आप सबको रूबरू करवाऊँगा, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी लोग अच्छे तरीके से डेली क्लासेस ज्वाइन करिए आप सभी लोग, और इस बार का जो एग्ज़ाम है उसे आप क्रैक करें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं 8506031308 पर, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।